हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शेडो। आज के इस वीडियो में मैं विजन आईएएस की करंट अफेयर मैगजीन का नवंबर मंथ का पॉलिटी सेक्शन लेके आया हूँ। अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स का पॉलिटी सेक्शन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर किसी को पर्सनल मेंटरिंग लेनी है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा। तो पर्सनल मेंटरिंग में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा वो सब अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं उसमें डिटेल में आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नवंबर मंथ का पॉलिटी का करंट अफेयर्स। तो ये है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक, जो सबसे पहला सेक्शन होता है। उसमें सबसे पहला न्यूज़ है सोशलिस्ट सेक्युलर इन द प्रीम्बल। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में क्यों है, मैं बता देता हूँ कि एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी। उसमें ये बोला गया, इसको चैलेंज किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो 2 वर्ड एडेड किए गए थे प्रीम्बल में, उसको चैलेंज किया गया था। चैलेंज किस लिए किया गया था, इसने बोला था कि भाई ये जो एडेड है, ये जो 2 वर्ड, ये टाइम ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे एडेड है, इसलिए मान्य नहीं होने चाहिए। और साथ में पिटीशन ने ऑल्सो बोला था कि जो जब ये डेट ऑफ अडॉप्शन था 26 जनवरी 1949, उस वक्त ये वर्ड मेंशन नहीं था, इसलिए आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से मना कर दिया है, ठीक। तो ये न्यूज़ है बस। अब प्रीम्बल से रिलेटेड न्यूज़ है तो प्रीम्बल का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ 42nd अमेंडमेंट्स का बेसिक पता होना चाहिए। तो 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ये देखिए समरी दिया है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ सकते हैं कि इसने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने प्रीम्बल में 3 वर्ड ऐड किए, बेसिकली सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, और साथ ही साथ 40 आर्टिकल उसने चेंज किए, कुछ ना कुछ चेंज किए। 7 शेड्यूल में चेंज किया, 7 शेड्यूल में, और 14 नए आर्टिकल ऐड किए और 2 न्यू पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। तो इतना बड़ा चेंज इसमें आया, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद यहाँ आपको ये पढ़ लेना है कि क्या क्या चेंज हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि ये इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, ठीक। अब इसका की ऑब्जर्वेशन मेड बाय एससी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया। तो देखिए ये ऑब्जर्वेशन ऐसे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये पढ़ना होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जब डिफाइन कर रही है कि नहीं ये हम इसको नहीं हटा सकते, तो क्या रीज़न क्या दे रही है सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया है कि भाई देखिए सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म को डिफाइन कर दिया है कि सेकुलरिज्म जो है हमारे यहाँ का वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है सबसे पहले, और दूसरा ये राइट टू इक्वालिटी इंश्योर करता है कि जो भी सारे रिलीजन के लोग हैं स्टेट उनको जो है इक्वल ट्रीट करेगा, किसी भी रिलीजन को स्टेट कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, है ना। और ये देखिए साथ ही साथ स्टेट जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन जो है, अगर किसी सिटीजन को प्रैक्टिस करना है तो उस पर कोई रोक टेक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। सोशलिज्म जो है उसमें बताता है कि स्टेट का काम है वेलफेयर स्टेट के जैसे काम करना, मतलब कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट की या सेंट्रल की, वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, ठीक। तो ये मेनली ऑब्जर्वेशन है। साथ ही साथ ये बोला है कि भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है वो उस टाइम की डिमांड को देखते हुए किया गया है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है, इसलिए ये वैलिड है, ठीक है। अब प्रीम्बल एंड इट्स अमेंडेबिलिटी, ये भी एक चीज होता है कि प्रीम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने पॉलिटी के क्लास में पढ़ा होगा। तो प्रीम्बल है क्या, प्रीम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी बताता है, ठीक है। ये कहाँ बताता है कि इंडिया किस टाइप का देश है, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये बताता है। साथ ही साथ ये बताता है कि भाई जो सारा पावर है वो वी द पीपल, लोगों के वो ऊपर है ना। देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडेबिलिटी 3 केस से इंपॉर्टेंट, ये 3 केस है, ये समझिए। सबसे पहले बेरुबरी केस 1960, उसमें बोला था कि प्रीम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। केशवर नंदन भारती केस आया, बोला प्रीम्बल पार्ट है और वो अमेंड भी किया जा सकता है। और फाइनली LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में इसने सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोल दिया कि यस प्रीम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक।
इसको पढ़ लीजिएगा। सेक्युलरिज्म सोशलिज्म का मतलब कि सेक्युलरिज्म का मतलब देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, मतलब सारे धर्म हमारे लिए समान है। तो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूट्रलिटी एंड पॉजिटिव रोल का है कि जो हमारा स्टेट है, राज्य है, जो सरकारें हैं वो न्यूट्रल हैं, किसी एक धर्म को मतलब उसका पक्ष या पक्ष नहीं लेंगे, किसी एक को प्रमोट नहीं करेंगे और पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। मतलब कि स्टेट चाहे तो उसके पास वो पावर है कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड सेकुलर एस्पेक्ट को रेगुलेट कर सके किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस का, है ना। कोई रिलीजन वाले मान लीजिए कि ज़्यादा पैसा कुछ चीज़ के लिए मांग रहे हैं तो स्टेट बोल सकता है कि नहीं नहीं भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, इससे दूसरे रिलीजन वालों को नुकसान होगा, है ना। पॉलिटिकल मान लीजिए कोई पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए किसी स्टेट में किसी रिलीजन वाले लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ऐसा करना गलत कहलाएगा, ठीक है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में क्या है कि वहाँ स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता है किसी भी रिलीजन प्रैक्टिस से। हमारे यहाँ इंटरफेयर कर सकता है बट कैसे, पॉजिटिव रोल के साथ और न्यूट्रलिटी के साथ। सोशलिज्म जैसे अभी मैंने बताया था वेलफेयर स्टेट होगा, जो स्टेट है वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, है ना। तो यही है, तीन टाइप का हमारे यहाँ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल वेलफेयर होता है ना, कि आप इकोनॉमिकली लोगों को प्रमोट करो, पॉलिटिकली उनको एम्पावर करो, सोशली एम्पावर करो, ठीक है। तो ये इसको पढ़ लेना बस। आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें कि गरीबों को ये जिसको ज़रूरत है उसका स्टेट उसकी ज़रूरत पूरी करेगी और जो कैपेबल है वो मार्केट का फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है इसका। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, मतलब कि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल क्या होता है, लोगों के द्वारा चुना गया हुआ, है ना, मतलब सबको सुनने का अधिकार होना चाहिए, आप सबकी वेलफेयर का ध्यान रखेंगे, किसी एक को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, तो ये होता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। दैट स्टेट इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर बाय द कैपिटलिस्ट, है ना, रेदर स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है, कि स्टेट ही लोगों का, जो वर्कर्स का, उसका शोषण नहीं करेगा। ये इंडियन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहलाता है। इट एडवोकेट्स पीसफुल एंड इवोल्यूशनरी मीन्स फॉर सोशल चेंज थ्रू बैलेट बॉक्स, ना, बैलेट बॉक्स मतलब चुनाव के द्वारा जो भी चेंज लाया जाएगा वो शांतिपूर्वक और धीरे धीरे लाया जाएगा, है ना। ये हो गया। अब दूसरा 1.2 देखिए, प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, ठीक। न्यूज़ में क्यों था, एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेटअप हुई थी जिसने एक लैंडमार्क रूलिंग दी है। केस कौन था, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस रूलिंग में क्या कहा गया है कि ये बोला गया है कि जो देखिए इसमें बेसिकली बताया गया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज कुड नॉट बी कंसिडर्ड कम्युनिटी रिसोर्स। मतलब ये है कि देखिए, रिस्ट्रिक्टिंग द पावर टू स्टेट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक। क्या कर दिया गया है इस जजमेंट के थ्रू कि जो स्टेट का पावर है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले सके, उसमें इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सारी पूरा राइट है आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी लेने का। इससे पहले जो 2 केस थे इसमें बोला गया था कि स्टेट कैन डिक्लेयर प्राइवेट प्रॉपर्टी एज कम्युनिटी रिसोर्स, मतलब इसका यूज किया जा सकता है, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट में बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था कभी कभी कब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 1978 के पहले तक, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। वापस से इसमें कोई डिस्प्यूट था तो डिस्प्यूट से फिर से केस फाइल हुआ और केस में ये कह दिया गया कि प्रॉपर्टी राइट जो है वो स्टेट एक्वायर मनमानी तरीके से नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स आप देखिए, ओरिजिनली प्रॉपर्टी राइट्स फंडामेंटल राइट्स था अंडर आर्टिकल 19(1)(f) और 31 के हिसाब से। बाद में उसके बाद इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक। अब स्कोप वगैरह नहीं है, बस आप यही समझ लीजिए कि ये जजमेंट हुआ है, इसमें आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है, कि स्कोप ऑफ 39B क्या है, इसमें क्या कह रहा है, अथॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एक्विजिशन। मेरे ख्याल से आप ये प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, बस यही समझ लीजिए कि मनमाना ढंग से स्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म आए हैं, एक तो ये है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन। मतलब इस जजमेंट में ये बोला गया है कि जब भी
आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी लेना होगा तो आप ये देखिए कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन फॉलो हो रहा है और डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंट डोमेन फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो ये डॉक्ट्रिन क्या होता है इसको पहले समझते। पब्लिक ट्रस्ट का समझ लीजिए, इसमें ये बोला है कि स्टेट जो होगा, है ना, स्टेट जो होगा वो ट्रस्टी जैसा काम करेगा। मतलब कि जो भी नेचुरल रिसोर्स होगा वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही काम करेगा, है ना। और ये भी देखा जाएगा कि जो रिसोर्स हैं वो उसका यूज़ रिस्पॉन्सिबली हो और किसी तरीके से कोई उसको डैमेज ना हो। ठीक, ये सब आप ना इसको छोड़ भी सकते हैं, ये नाम वगैरह इतना याद करने की जरूरत नहीं है। बस पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है ये समझ लीजिए। तो सिंपल सा है कि स्टेट जो है वो एक वेलफेयर के ट्रस्टी जैसा काम करेगा, जो सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करेगा। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन। ये क्या बोलता है? ये बोलता है, सुनने से तो मुश्किल लग रहा है लेकिन ये बड़ा आसान है। ये यही बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकती है पब्लिक यूज़ के लिए। इसके लिए उसको क्या करना होगा कि ये देखना होगा कि आपका सोसाइटल वेलफेयर और प्रॉपर्टी राइट्स दोनों बैलेंस हो, है ना। अगर मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, आपको कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, तो आपको क्या देखना है कि पहले पब्लिक यूज़, कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर की जा सकती है जो सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ हो। लाइक जैसे रोड बनाना हो, ठीक है, हाईवे निकलना हो, वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जा रही है तो लिया जा सकता है क्योंकि उसको पब्लिक पर्पस, सारे लोग उस रोड में चलेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल ना हो तभी आप उसको ले सकते हैं। कोई अगर बता दे कि भाई एक जगह से मान लीजिए ये रोड निकलना है, ठीक है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट जस्ट इसके बगल में सरकारी रास्ता है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, इसकी जगह ऐसे निकाल लीजिए, ये तो अल्टरनेटिव है। लेकिन नहीं, यहाँ सब जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी रोड निकलना जरूरी है, उससे कुछ पब्लिक को ही फायदा होगा, तब फिर कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा, अगर आप लेंगे तो उसको आप कंपनसेशन जो मार्केट के हिसाब से है उस हिसाब से देंगे, ड्यू प्रोसेस का फॉलो करेंगे, है ना। आप जो उसका मालिक है उसको बताएंगे, प्रॉपर्टी ओनर को, कि भाई हम ले रहे हैं, उसको आप मौका देंगे कि वो माने, उसको कोई नेगोशिएशन करना है तो कर सके, और सिर्फ ये गवर्नमेंट अथॉरिटी ही एक्वायर कर सकती है। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन। ठीक, अब इम्प्लीकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन राइट अवे छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या इम्प्लीकेशन होगा? सिंपल सी बात है कि भाई हम खुद समझ सकते हैं कि ये डिसीजन आने के बाद कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसे ही एक्वायर नहीं की जा सकती है। सारा प्रोसेस फॉर्म होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म वगैरह होगा, पॉलिटिकल डिबेट्स की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अब लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड कोई भी ऐसे प्रॉमिस नहीं कर सकती है ना। तो ये इम्प्लीकेशन इसका हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सिंपल सा बस यही है न्यूज़ की इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होना चाहिए इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसीज को देखने के लिए। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है? इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी का मतलब होता है मेनली बेसिक आप समझिए इलेक्शन, ठीक है ना। इलेक्शन होना डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इनके जो पोस्ट होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे अध्यक्ष हो गया मान लीजिए पार्टी का, ये सब, तो इसके लिए भी आप इलेक्शन करवाइए। तो ये होता है इंटरनल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जैसे कांग्रेस में क्या हो रहा है? गांधीवाद चल रहा है, गांधी परिवार के लोग ही अध्यक्ष बन रहा है बहुत हमेशा से, है ना। तो ये क्या हो गया? नेपोटिज्म, वंशवाद हो गया। वंशवाद नहीं होना चाहिए, आप इलेक्शन करवाइए। बड़े बड़े पार्टीज इलेक्शन करवाती हैं, बट वो कितना होता है, कितना रिग्ड होता है, कितना सेटिंग होती है, वो सब चीज़ नहीं देखा जाता। तो ये इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है। अब इसका नीड क्या है, क्यों जरूरी है? तो ये सिर्फ मैटर ऑफ डिबेट है ना। कोई आपसे पूछ सकता है, मुझे नहीं लगता ये मेंस में भी ऐसे पूछा जाएगा, बस आप समझ लीजिए कि भाई हाँ, जो डेमोक्रेसी में हिस्सा ले रही हैं जो पार्टी, वो अपने पार्टी में भी तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का फॉलो करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स जैसे डिसेंट्रलाइजेशन है, ऊपर से सारा डिसीजन ना हो, नीचे से लोग सेलेक्ट करके आए, वो सारी चीज़ों को समझे, है ना। और फिर क्रिमिनलाइजेशन, जिससे कि आप अगर ऐसा करेंगे तो पैसे वाले लोग को, मसल पावर लोगों को नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये फैक्ट देखिए कि जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स हैं उसमें 46% के पास क्रिमिनल केस है। यूथ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, है ना, ट्रांसपेरेंसी होगी, ये सो नॉर्मल चीज़ जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल है। रीज़न क्या है कि भाई क्यों नहीं है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी? कोई लॉ नहीं है। एक जो लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके सेक्शन 29 में बस ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का, बट वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कैसे फंक्शनिंग होनी चाहिए ये कुछ नहीं कहा गया है। कोई पेनल्टी नहीं है
है ना। कोई स्ट्रक्चरल चैलेंज नहीं है कि जैसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं, वो चली आ रही है। और अदर इश्यूज क्या है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, वीक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, वे फॉरवर्ड क्या हो, वाई ट्रांसपेरेंसी लाइए, सब लोग पॉलिटिकल विल बनाइए, है ना। नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इम्पोर्टेंट नाम है, इसका नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा। इसने भी बोला था कि देश में अगर आप कोई भी कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन लेके आइए जिससे कि फंक्शनिंग को रेगुलेट कर सके, तो ये सब पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं कभी अगर कोई पूछता है आपसे तो। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ है यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शन। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, बट उसका कैसे इलेक्शन होता है ये हम सेपरेट वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो यहाँ पे अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, आप भी इसको छोड़ सकते हैं, सेपरेट वीडियो बनेगा या कहीं दूसरे वीडियो से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया, ये ठीक है न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों रहा है कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें ये रिपोर्ट है ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंज। मतलब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अपना खुद का रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक, फिर इसने कुछ फैक्ट्स बता दिया है जो आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि लगभग 400 मिलियन पीपल, यानी कि लगभग 40 करोड़ लोग, है ना। 400 मिलियन कितना हो गया, 40 करोड़ हो गया। लोग कहाँ रहते हैं, सिटी में रहते हैं, जो कि डबल होने वाला है 2050 तक। और ये देखिए आप कि सिटी में सिर्फ 3% एरिया, लैंड एरिया है पूरी सिटीज़ में, इसमें 60% रेवेन्यू कंट्री का जीडीपी जनरेट होता है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काम आ जाएगा मेंस वगैरह में। फिर और म्यूनिसिपल का आपको पता है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था। ठीक है ना। उसके बाद क्या था कि 12th शेड्यूल में कहाँ कहाँ से वो पैसे जनरेट करेंगे, ये भी क्या क्या फंक्शन होगा ये भी बताया गया था। 18 फंक्शन दिए गए थे कि कैसे अर्बन प्लानिंग करना है, लैंड यूज़ रेगुलेशन करना है, कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है। रेवेन्यू के लिए आर्टिकल 243 एक्स है कि कैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ टैक्स, ड्यूटीज़, फीस से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन करेगा कि स्टेट कैसे अपने रेवेन्यू को अर्बन लोकल बॉडीज़ में ट्रांसफ़र करें। ठीक, ये हो गया। रेवेन्यू सोर्स उनके क्या होते हैं, पहले ओन सोर्स टैक्स वगैरह लगाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, रोड टैक्स, ये सारी चीज़ें है ना। रोड टैक्स तो चलो मान लीजिए दूसरी अथॉरिटी लगाती है, लेकिन आप देखिए रोड कंस्ट्रक्शन होता है प्रॉपर्टी टैक्स लगता ही है। रेंट वगैरह, सेल ऑफ कुछ कचरा वगैरह भेजा, रबिश कबाड़ में चीज़ें भेजी तो, है ना। ग्रांटिंग एड्स कहीं सेंट्रल दे दिया, स्टेट दे दिया, बोरोइंग ये लोग करते हैं, तो यहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। अब रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स क्या है, ये यही है जो हमेशा हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये रेवेन्यू सही से जनरेट नहीं कर पाते हैं। आप ये फैक्ट पढ़िए कि जीडीपी का ओनली 0.6% रेवेन्यू टोटल कहाँ से जनरेट हो रहा है, म्यूनिसिपैलिटी से, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का 9.2% और स्टेट गवर्नमेंट का 14.6%। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, प्रीलिम्स वगैरह में भी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जनरेट कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। और फिर एक चीज़ है कि आप जो इनका प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने का काम है, लेकिन 56% जो ये लोग कलेक्ट ही नहीं कर पाते, लगभग 40% कलेक्ट कर पाते हैं, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा वेट करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इनको पैसा ट्रांसफ़र करे। और बोरोइंग इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये जो पैसा है जो 1.9% था वो 5.2% हो गया है, मतलब 13,000 करोड़ लगभग ये लोग कर्ज में चल रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। ठीक है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है समझिए। बॉन्ड्स ये होता है कि कुछ एक प्रॉमिस है ना, एक कागज़ का टुकड़ा देते हैं कि आप इतने रुपए इन्वेस्ट करो, आफ्टर सम टाइम विल गिव यू दिस परसेंट, मतलब 100 रुपये किए हो तो हम आपको 110 रुपये करेंगे। और वो पैसा का कहाँ यूज़ करेंगे, अगर म्यूनिसिपल बॉन्ड है तो मतलब सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, बट इसका सही से यूज़ नहीं हो पा रहा है। सिर्फ 4200 करोड़ रुपए, 4204 करोड़ रुपए अभी तक जनरेट हुआ है, जो कि बहुत कम है। फिर अदर चैलेंजेस क्या होता है, फाइनेंशियल चैलेंज होता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कुछ बोलते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता है ना। फिर जो इनको फंड भी दिया जाता है, जिन लोगों को वो कैपेसिटी यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। ओनली 61%, 18 स्टेट ने जो है 11 आउट ऑफ 18 स्टेट्स में से 61% ही यूज़ कर पा रहे हैं। गवर्नेंस चैलेंज आता है
कि इनको ज़्यादा पावर नहीं दिया जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन टाइम पे इलेक्शन नहीं करवा पाते हैं हर 5 साल में, है ना, इनके पास हमेशा ट्रेनिंग की कमी होती है, वैकेंसी रेट हाई होता है, ये सारी चीज़ें इनमें प्रॉब्लम है। वे फॉरवर्ड आप क्या रख सकते हैं, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए कि भाई अपने से रेवेन्यू जनरेट करें, सही पे जो भी ट्रांसफ़र आपको करना है टाइमली कीजिए, ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं ना, फंडिंग का सोर्स का बढ़ाएं, कुछ इनोवेशन लेके आए, ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। इसको बस आपको पढ़ना है, पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कोई भी डाउट हो मुझे बताना। नेक्स्ट है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ से रिलेटेड न्यूज़ है। तो वाई न्यूज़ में क्यों है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि जो भी एनजीओज हैं वो अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर हैं तो कोई भी चीज़ अपने मैनेजमेंट ऑफिस बेरियर में कर रहे हैं तो उनको बताना होगा, है ना। या मान लीजिए प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है, सेक्रेटरी चेंज हो रहा है, रेवेन्यू ऑफिसर चेंज हो रहा है, अकाउंटेंट चेंज हो रहा है, तो उनको बताना पड़ेगा अगर ये FCRA के अंदर रजिस्टर्ड हैं। ठीक, तो ये न्यूज़ है। अब न्यूज़ तो हमने समझ लिया, लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एनजीओज कैसे वर्क करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, ये आपको समझना ज़रूरी है। ये प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जा सकता है ना। तो ये हमेशा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एनजीओज में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर एज अ सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड होते हैं। जो ट्रस्ट में होते हैं, अगर प्राइवेट ट्रस्ट हैं तो वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट, और अगर पब्लिक ट्रस्ट हैं तो स्टेट जो एक्ट बनाएगा उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, और अगर चैरिटेबल कंपनीज़ हैं तो वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में के हिसाब से रजिस्टर्ड होगी। तो देखिए 4 टाइप का एक्ट यहाँ पे आ गया जिसके हिसाब से ये रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक, और अगर कोई एनजीओ फॉरेन से कोई कंट्रीब्यूशन ले रहा है, फॉरेन से पैसा आ रहा है, तो उसको FCRA में रजिस्टर करना हो, लाइसेंस लेना होगा। FCRA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, जो ट्रस्ट एंड चैरिटीज़ हैं वो किस में है, कॉन्करेंट लिस्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकते हैं। ठीक, मतलब दोनों इसमें पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। और जो आर्टिकल 19(1)(c) है, गारंटीज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मतलब कोई भी ट्रस्ट या सोसाइटी या एनजीओ बना सकता है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना। अब FCRA में क्या क्या कंडीशन दी गई है, FCRA में बोला है कि भाई ये क्या करता है, पैसा जो फॉरेन से आ रहा है उसको रेगुलेट करता है। दूसरा, ये बताता है कि आप फॉरेन फंडिंग जो आ रही है उसको आप अगर देश की सुरक्षा में कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पैसे को वहाँ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और 2020 में इसको अमेंड किया इस एक्ट को, और क्या चेंज लाया कि आपको जो भी पैसा आएगा FCRA अकाउंट में ही पैसा लेना है। ठीक, आपको अगर कोई पैसा आया है तो आप किसी पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सीलिंग इसने रिड्यूस कर दी है कि पहले आप अगर जो पैसा आया है उस पैसे को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 20% ही खर्च कर सकते हो। मतलब 10,000 रुपये आया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, 10,000 रुपये, तो 10,000 का 50% क्या हुआ, 5,000। पहले 5,000 खर्च कर सकते थे, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, मतलब आपको सैलरी देना है लोगों का, है ना, बिल्डिंग का रेंट देना है, ये सारी चीज़ें। बट अब उसका हो गया है कि सिर्फ 20%, 2,000 ही खर्च कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनजीओज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मेंस के लिए। मेंस में GS2 में आपको पता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करके एक टॉपिक है, और एक वो भी है क्या, जो एक क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप्स टाइप से, प्रेशर ग्रुप्स ना, तो ये कभी कभी प्रेशर ग्रुप्स जैसे काम करते हैं। और ये पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी भी होगा, सिविल सोसाइटी। तो अब हमको क्या होता है कि नाम याद नहीं आते मीन्स में, तो इसमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, इसको आपको पढ़ना है कि एनजीओज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। और जैसे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने वाला, तो बचपन बचाओ आंदोलन एक याद कर लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सेवा याद कर लीजिए, है ना, LGBT कम्युनिटी के लिए जो है वो नास फाउंडेशन याद कर लीजिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एनजीओ गूंज याद कर लीजिए। तो ये आपको मीन्स में आंसर लिखने में, एग्जाम्पल कोट करने में काम आएगा। ठीक,
चैलेंजेस क्या है इसमें, फंक्शनल चैलेंजेस होते हैं एनजीओ को, ये ऐसा कभी देखिए इस टाइप का नहीं, बस आइडिया रख लीजिए कि एनजीओ है वो रजिस्टर कैसे होते हैं, ठीक है वो हमने देख लिया। उसके बाद वो रेगुलेट कैसे होते हैं वो भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद कौन कौन से हैं ये भी हमने देख लिया। फिर अगर वो चल रहे हैं तो चैलेंजेस क्या आते हैं ये भी देख लीजिए, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कोई क्वेश्चन आया तो समझ आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर रिकमेंडेशन ऑफ विजय कुमार कमेटी 2017 किस लिए था, इम्प्रूवमेंट, फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो इस कमेटी का रिकमेंडेशन। तो 2-4 रिकमेंडेशन एक दो पढ़ लीजिए कि जैसे सर्चेबल डेटाबेस ऑफ एनजीओज बना दीजिए जिससे ट्रांसपेरेंसी इनहेंस हो, वॉलेंटरिज्म प्रमोट कीजिए, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ये आप 2-4 याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 1.7 गवर्नेंस एंड एआई। ये एआई आज हर जगह आप लोग सुनते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई इन डिफेंस, एआई इन हेल्थ, एआई इन गवर्नेंस, एआई इन एजुकेशन, हर जगह एआई चलता है। तो इस तरीके से गवर्नेंस एंड एआई भी समझ लीजिए कि क्या होगा। एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मशीन जो है वो भी ह्यूमन के जैसे इंटेलिजेंटली काम करने लगती है। इसका एक एग्जांपल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी हर किसी ने लगभग यूज़ कर लिया होगा। उसमें आप क्या करते हैं, कुछ भी लिखते हैं कि राइट ए पोयम, ठीक। तो उससे पहले क्या होता था कि विदाउट इंटेलिजेंस, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आया था तो पोयम आप सर्च करते थे, तो वो जो डेटाबेस में कहीं पे होता था सर्च करके। लेकिन अब मशीन इंटेलिजेंट हो गई है तो ये क्या करती है, खुद पोयम लिख सकती है। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग अलग जगह पे यूज़ किया जा सकता है जिससे कि गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। तो न्यूज़ क्या है कि एक एआई डेटा बैंक बनाया है ना, जिससे कि रिसर्चर, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स ये सब इसको एक्सेस करके इनोवेशन को बढ़ा सकें इस डेटाबेस को। बस समझ लीजिए यही डेटा बैंक है। डेटा बैंक किस लिए क्या है, ये बस है नेशनल सिक्योरिटी इम्प्रूव करेगा, है ना, सैटेलाइट ड्रोन वगैरह का यूज़ करके ये सारी डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी इम्प्रूव करेगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। बट मेन जो है ये देखना है कि एआई जो है वो गवर्नेंस इन इंडिया में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एआई अभी जो प्रॉब्लम्स है गवर्नेंस में उसको कैसे सॉल्व कर सकती है। तो बिल्कुल बात है कि सर्विस डिलीवरी, गवर्नेंस का काम क्या है, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव कर सकती है ना, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, सब में सर्विस डिलीवरी कर सकती है। जरूरी नहीं कि इसी को आप लिखिए। एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, एआई कैन ट्रांसफॉर्म इंडियाज एजुकेशन सिस्टम बाय एनेबलिंग पर्सनलाइज लर्निंग, क्रिएटिंग स्मार्ट कंटेंट एंड ऑटोमेटिक ग्रेडिंग एंड असेसमेंट, ठीक है, ये कर सकता है। इसके अलावा हम सोच सकते हैं कि एआई और क्या कर सकता है। जब एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कुछ अगर हम अलग से सोचें तो स्किलिंग का काम कर सकता है, स्किलिंग, ठीक है, कैसे लोगों को न्यू जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, एआई के थ्रू हम कर सकते हैं। हेल्थ केयर में टेलीमेडिसिन वगैरह हो गया, डिलीवरी बढ़ाना हो गया, है ना, और डायग्नोसिस वगैरह हो गया। तो आप जो भी सोच सकते हैं उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग हो जाएगी। जब हमारे पास डेटा बैंक होगा पता चलेगा कि भाई किसको कितनी सर्विस मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस हिसाब से हम पॉलिसी बनाएंगे, ये फ़ायदा होगा, ठीक। जुडिशियल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट चीज़ें से फ़ायदा होगी। यहाँ पे ये सब पढ़ लीजिएगा कि राहत, एक रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करके एक ऐप था जो नेचुरल डिजास्टर प्रेडिक्ट कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको फ़ायदा मिलने लगेगा। इनिशिएटिव टू प्रमोट एआई इन इंडिया, 4-5 इनिशिएटिव है, बस आपको पढ़ना है, याद करने की जरूरत नहीं है। चैलेंज क्या है, फ्रेगमेंटेड डेटा अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। भाई डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट में फ्रेगमेंटेड है तो उसको जब तक एक जगह नहीं लाओगे तब तक कैसे आप सारे डेटा को एनालिसिस कर पाओगे। स्किल गैप है, एआई इंजीनियर्स चाहिए जो हमारे यहाँ है नहीं। डेटा हम आपको दे दें उसका प्राइवेसी वायलेट हो जाएगा, तब क्या करोगे, है ना। एथिकल बायस है कि भाई हमने डेटा आपको दे दिया लेकिन क्या पता कहीं कुछ आपने गलत तरीके से उसको ट्रेन कर दिया तो तब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और फिर वे फॉरवर्ड आप खुद भी लिख सकते हैं कि वे फॉरवर्ड, है ना, स्किल बढ़ाइए, लोगों को ज़्यादा डेटा बेस का नॉलेज होना चाहिए, एआई का नॉलेज होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, ठीक। डेटा सिक्योरिटी को बढ़ाइए, फायर्स फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव कीजिए, ये सब आप खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। बहुत सिंपल सी न्यूज़ है
कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये बताया है कि 95% ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जो देश का है वो डिजिटलाइज हो चुका है रूरल इंडिया में 2016 से। ठीक। अच्छा, ये कैसे डिजिटलाइज हो रहा है? तो एक स्कीम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, इस स्कीम के थ्रू हो रहा है। ठीक, ये स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी, जिसमें नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को रिवैम्प करके ये बना दिया गया था। मिनिस्ट्री कौन आएगी इसके अंदर? ऑब्वियसली रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक होता है, एक सेंट्रल सेक्टर, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक, और इसका टाइमलाइन बढ़ा गया था 2025-26 तक। इसका काम क्या है? सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करना और आधार नंबर से लिंक करना। ठीक है, जिससे कि एम क्या है? मैनुअल प्रिजम्पशन लैंड टाइटल सिस्टम, मतलब जब तक आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप मैनुअली प्रिज्यूम करो, है ना, कि कौन सी लैंड है क्या नहीं, सब आपका डिजिटली दिखना चाहिए। की इनिशिएटिव क्या है? ई कोर्ट इंटीग्रेशन, इसके ये हुआ है, तो दूसरे इनिशिएटिव भी हैं, पढ़ लेना बस, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। नीड फॉर डिजिटलाइजेशन, ठीक है, कि डिजिटलाइजेशन करने की नीड क्या हुई, तो इसको आपको बस जनरल आइडिया ले लेना है कि भाई अगर हम डिजिटलाइज कर देंगे तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सोशो इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या हो जाएगा कि एक्सेस टू लैंड इट्स डॉक्यूमेंटेड ओनरशिप इज वाइटल फॉर लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन, पुअर मार्जिनल फार्मर्स ट्राइब, मतलब ट्राइब्स के पास, पुअर लोगों के पास अब ये दिखाने को रहेगा कि भाई हमारे पास देखो ये लैंड है, ये रजिस्टर्ड है, नहीं तो बेचारे वो लोग ऐसे इतने फ्रैंक नहीं होते हैं कि अपने हक की लड़ाई वगैरह लग सके। बहुत बार ये देखा जाता है कि उनके लैंड को हड़प लिया जाता है, ग्रैब कर लिया जाता है ना, तो ये सब प्रॉब्लम दूर होगा। ये एक बार पढ़ लेंगे आप कि क्या है, लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट अब नहीं होंगे क्योंकि सब कुछ दिखेगा ही, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आसान हो जाएगा, आउटडेटेड मैपिंग हट जाएगी, अपडेटेड मैपिंग हो जाएगी, टारगेट पब्लिक सर्विस डिलीवरी होगा। अगर मान लीजिए किसी एरिया पे कुछ, मान लीजिए क्या हो गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, मान लीजिए बाढ़ आ गई या फिर बारिश हो गई, तो हम डायरेक्ट नेट से, इंटरनेट से देख सकते हैं कि इस एरिया में कितने एकड़ का नुकसान हो गया, वहां पे क्या असिस्टेंस भेजना है, तो ये सब बेनिफिट होगा। ठीक, फिर एक मेंस का सिलेबस है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, उससे रिलेटेड चीज यहाँ पे मेंशन है बहुत शॉर्ट में, तो मैं बता देता हूँ कि लैंड रिफॉर्म्स जो है वेरियस 5 ईयर्स प्लान्स में इसको एम्फेसिस किया गया था। लैंड रिफॉर्म्स हमारे देश में देखिए क्या इसका इवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले तो जमींदारी, इंटरमीडिएट टेन्योर्स को हटाया, जमींदार्स को हटाया गया है, एक एक्ट बनाया गया था, ठीक है, 1950-70s में। फिर उसके बाद टेनेंसी रिफॉर्म। टेनेंट क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है, जिसको बोलते हैं, कोई बोलता है अधिया सिस्टम ना, कोई बाटा सिस्टम बोलता है। लैंड को हम किसी को रेंट पे दे देते हैं, वो मेहनत करता है, अनाज उगाता है और फिर जो डिसाइड होता है उस हिसाब से अनाज का बंटवारा कर देता है ना। बट फिर अब उसके पास लैंड, मतलब क्या होता है कि बहुत बार उस टेनेंट को इलीगली और फोर्सफुल तरीके से हटा दिया जाता है जैसी जरूरत कम होती है, लेकिन बेचारे के पास, गरीब है, उसके पास जमीन नहीं है, वो अपना भरण पोषण कैसे करेगा, है ना, और रेंट भी उससे बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो इसको रिफॉर्म करने के लिए ये लाया गया कि नहीं, आप ऐसे नहीं हटा सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसको फेयर रेंट दीजिए, बट सही से ये नहीं फॉलो हुआ। तीसरा जो लाया गया वो लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब ये था कि एक व्यक्ति, एक कैप लगा दी गई कि कितना लैंड रख सकता है, अदरवाइज क्या होगा, जो अमीर आदमी होगा वो 100 एकड़ लैंड, 500 एकड़ लैंड, 1000 एकड़ लैंड ले लेगा, बट उस पर क्या है, लैंड वो लगाया गया कैप कि नहीं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। और फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग हुआ, मतलब कि जो भी लैंड छोटे छोटे थे उनको, फ्रेगमेंटेड थे, उनको बड़े टुकड़ों में कंसोलिडेट किया गया, जिससे कि उसमें फार्म मैकेनाइजेशन और एफिशिएंट फार्मिंग किया जा सके। और फाइनली ये हुआ कि अब क्या किया जा रहा है कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जा रहा है, डिजिटलाइज, राइट। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया, ठीक। फिर 1.9 न्यूज़ देखिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। क्या न्यूज़ आई है, बस ये है कि एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव रतूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में ये बोल दिया है कि सेंटर को बोला है कि भाई कुछ मैंडेटरी रूल्स बनाओ अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के हिसाब से,
ठीक, क्या एक्ट्स बनाना है बेसिकली, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, दिव्यांगजन हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिसेबल्स के लिए व्यवस्था नहीं होती। मतलब सीढ़ियाँ बनी हैं, ठीक है, अब उसके लिए लिफ्ट नहीं है या रैंप नहीं है, ठीक, अब उसको ऊपर जाना है, कैसे चढ़ के जाएगा बेचारा। तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप मैंडेटरी रूल बनाओ कि कौन सी बिल्डिंग में क्या सारी सिस्टम सुविधा होनी चाहिए। बस ये है एक्ट। कुछ डेटा बैंक है, उसको आप समझिए कि 2000 सेंसस के हिसाब से देश में 2.21% जो डिसेबल्ड लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 56% मेल्स हैं, 44% फीमेल्स हैं, और 69% डिसेबल्ड रूरल एरियाज में रहते हैं, है ना, और 20% हैं जो वो टोटल के वो क्या है, एल्डरली हैं। तो ये भी डेटा अपडेट हो गया होगा क्योंकि लगभग 10 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो नई सेंसस होगी तो उसमें हमको पता चलेगा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ डिसेबल्ड जैसा वर्ड नहीं लिखा है किसके लिए, बट जो जैसे आर्टिकल 14 है, इक्वल एक्सेस टू स्पेस सर्विस इंफॉर्मेशन, तो मतलब भाई डिसेबल्ड के लिए भी इक्वल एक्सेस दीजिए ना आप। अगर नहीं है तो उसको, तो उसका आर्टिकल, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स तो वायलेट हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। ठीक है, चैलेंजेस उनको क्या आता है? चैलेंजेस सबको पता है कि भाई सोशल बैरियर होते हैं, ठीक है, उनको उनका एम्प्लॉयमेंट मिलने का चांस कम होता है, एटीट्यूडनल बैरियर्स होता है, अभी भी हम उनको स्टिग्मा से देखते हैं, प्रेजुडाइज से देखते हैं, दयालु दयालु की दृष्टि से देखते हैं, अरे बेचारा बेचारा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन बैरियर उनको इतना आसान नहीं होता, फिजिकल बैरियर उनका होता है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह में ऐसा नहीं होता कि वो आसानी से आ जा सके। तो ये आप बहुत आसान चीज़ है, पढ़ना है बस आपको। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं? एक तो ये एक्ट बना दिया गया है 2016 में, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ था ना। ये पर्सन विद डिसेबिलिटी को डिफाइन करता है ना, और कितने परसेंट में कौन लोग डिसेबिलिटीज़ होंगे, ये सारी चीज़ें बताता है। स्टेचुटरी बॉडीज एस्टेब्लिश की गई थी, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई एक्ट के हिसाब से। ठीक, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेब्लिश किए गए थे। जैसे एक है नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या करता है? इट प्रमोट्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, है ना। मतलब जो डिसेबल्स लोग हैं उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करता है, कैसे? उनको ट्रेनिंग देता है, स्किल ट्रेनिंग देता है। और आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये क्या करता है? ये एक मिनी रत्न कंपनी है, ये इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। और ये कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है और इसका काम होता है आर्टिफिशियल एड्स, जैसे मान लीजिए कानों में लगाने वाली मशीन हो गया, नकली हाथ या पैर हो गया, वो सब बनाने का काम करता है। और सुगम्य भारत अभियान है, भारत को जो इन लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना। स्टेप्स क्या करना है? ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए, वो स्टेप्स जो है वे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट सेक्शन में। छोटे छोटे जो न्यूज़ हैं वो प्रीलिम्स के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया गया। किसने रिलीज़ किया है? DARPG ने। DARPG का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस। ठीक है, ग्रीवेंस का मतलब क्या है कि अगर आपकी कोई शिकायत है, उस शिकायत को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके, इसके लिए एक इंडेक्स है। और ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन इसके अंदर है ना। तो इसने एक इंडेक्स किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जिससे कि ग्रीवेंस रिड्रेसल में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। सिंपल सी बात है कि आपको अगर कोई शिकायत है, उसका शिकायत का निवारण बहुत आसानी से हो सके। ठीक, नेक्स्ट समझिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसको किसने लॉन्च किया है? यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। ठीक, ये क्या है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कि अगर आप बर्थ एंड डेथ है तो बहुत आसानी से रजिस्टर किया जा सके, है ना, और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाए। ये किसके अंदर आता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट है प्रायर सेक्शन मैंडेटरी टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट। तो एक सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया है कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट को मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्यूज पाते हो तो उससे पहले उसको सैंक्शन लेना आपको जरूरी हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि एक लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गया PMLA प्रोसिक्यूशन में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसमें क्या होता है, कभी कभी
हो सकता है किसी को परेशान करना हो, किसी पब्लिक सर्वेंट को हरास करना हो, तो बिना सैंक्शन लिए डिपार्टमेंट वगैरह से उसके ऊपर केस किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सेफगार्ड ला दिया। ठीक, नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑन प्रिजन इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि प्रिजन्स की कंडीशन क्या है वो बताया। रिपोर्ट्स कौन सी है? प्रिजन इन इंडिया, मैपिंग प्रिजन मैनुअल्स एंड मेजर फॉर रिफॉर्मेशन एंड डिकंजेशन। मतलब हमारे यहाँ जो प्रिजन्स है वो कंजेस्टेड है, मतलब जगह अगर 100 की है तो उसमें 100 लोग की जगह 100 है जगह, लेकिन कितने हैं? 1000 भरे पड़े हैं, है ना, ये प्रॉब्लम है। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि आप देखिए इस एसेंशियल सैनिटेशन वॉशरूम वगैरह सही से नहीं है, ज़्यादातर बेल रिजेक्ट हो जाती हैं, हाई है बेल रिजेक्शन रेट, ट्रायल बहुत स्लो है। ठीक है, अभी भी उनसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जाती है। तो ये हमेशा से ये प्रॉब्लम थी, अभी भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। कुछ टेक्नोलॉजी का रिफॉर्म यूज़ हुआ है जिससे कि प्रिजन रिफॉर्म्स लाए जा सके। ठीक है, इसको बस आपको पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट न्यूज़ है 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। 50th कौन थे? 50th थे मिस्टर चंद्रचूड़, है ना, DY चंद्रचूड़, जो अब रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह अपॉइंट हुए हैं संजीव खन्ना, जो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। प्रेसिडेंट ने ओथ इनको दिलाई है और अपॉइंटमेंट देखिए कौन अपॉइंट करता है? सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। बट ऐसा हमेशा नहीं हुआ है, 3 बार इस कन्वेंशन, ये एक कन्वेंशन है, रूल नहीं है, एक कन्वेंशन है, 3 बार इसको ब्रीच किया गया है। ठीक है, फिर कौन से आर्टिकल से होता है? आर्टिकल 124, और इसकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। CGI का रोल क्या होता है? ये फर्स्ट अमंग इक्वल होता है ना, मतलब कि लीडरशिप पोजीशन पे होता है, बट होता इक्वल है। सारे जो चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हो गया ना, तो जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो सबके इक्वल ही होता है। फिर मास्टर ऑफ रोस्टर, रोस्टर का मतलब होता है कि कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा, है ना, ये एक रोस्टर में लिखा रहता है, तो इसका डिसाइड करने का अधिकार CGI का होता है। हेड ऑफ कोलेजियम, कोलेजियम क्या होता है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करने के लिए, इधर देखिए आप, जो जजेस ऑफ SC एंड SC आर रिकमेंडेड बाय कोलेजियम, जज किसी को बनाना है तो कोलेजियम होता है। कोलेजियम में बेसिकली 5 लोग होते हैं, जिसमें कि एक होता है सुप्रीम कोर्ट जज, है ना, एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ SC, ये 5 लोग होते हैं, तो ये हेड ऑफ कोलेजियम होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर सर्वेंट्स को अपॉइंट करना है तो उसको ये CGI का अधिकार होता है। ठीक, नेक्स्ट है इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड। इंपॉर्टेंट है, रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ये इसको समझ लीजिए, इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, मेंबर होते हैं CM ऑफ ऑल स्टेट्स और उस यूनियन टेरिटरीज का जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ दोनों ये यूनियन टेरिटरी हैं, बट इनमें क्या है? लेजिस्लेटिव एजेंसी असेंबलीज हैं, तो इसके CM हो गए, है ना। और साथ ही साथ 6 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब इस्टेब्लिश हुई थी? अंडर आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1990। रिकमेंडेशन किसने दिया था? सरकारिया कमीशन ने। ठीक है, नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जैसा रहेगा। इससे पहले एक डिस्प्यूट चल रहा था, इसमें ये बोला गया था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। क्यों बोला गया था? रीज़न ये था कि जो इसको इस्टेब्लिश किए थे वो माइनॉरिटी नहीं थे, और साथ ही साथ जिस इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो माइनॉरिटी नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इसको इस्टेब्लिश किया वो माइनॉरिटी हो और जो चला रहा हो वो भी माइनॉरिटी के लोग, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ज़रूरी क्या है कि आप ये देखिए कि इसका ब्रेन जो था वो किसके लिए, जो इसका उद्देश्य था, वो जेनेसिस था, वो माइनॉरिटीज़ के लिए बना था। तो अगर वो माइनॉरिटीज़ के लिए है तो डेफिनेटली ये माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा इसको, है ना। और कम्युनिटीज़ दैट वेरेंट माइनॉरिटी बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में ये भी बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो कम्युनिटीज़ माइनॉरिटी नहीं थे वो भी, अगर अब वो माइनॉरिटीज़ हो गए हैं तो उनको भी आर्टिकल 31 से प्रोटेक्शन मिलेगा। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? आप देखिए, 31 बोलता है प्रिविलेज फॉर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज ए फंडामेंटल राइट टू एस्टेब्लिश इट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा इसको, है ना। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फेवर में जजमेंट आया है। तो ये रहा आपका पॉलिटी का सेक्शन। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। कमेंट में मैं आपका डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।